हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ अमलगमेशन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, अमलगमेशन क्या होता है उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अमलगमेशन क्यों होता है। कंपनी है एक्स लिमिटेड, यहाँ पर है वाई लिमिटेड। दोनों कंपनी जो है वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में इंगेज है, यानी दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं, लगभग सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, सेम लाइन ऑफ बिजनेस है। तो सेम लाइन ऑफ बिजनेस होने की वजह से दोनों में कंपटीशन काफी ज्यादा है। जैसे आइडिया वोडाफोन, तो कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से इनकी ग्रोथ जो है थोड़ी स्लो हो जाती है। तो इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि देखो, हम एक ही लाइन ऑफ बिजनेस में हैं और दोनों कंपटीशन झेल रहे हैं एक दूसरे से, ग्रोथ भी हमारी कम हो रही है, कॉस्ट भी काफी ज्यादा आ रही है, हम दोनों ऐड पे खर्चा कर रहे हैं तो कॉस्ट भी काफी ज्यादा हो रही है। तो क्यों ना हम आपस में मिल जाए। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड ने आपस में डिसाइड किया क्यों ना हम आपस में मिलके एक नई कंपनी बन जाए। तो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड आपस में मिल जाती है और एक नई कंपनी बन जाती है एक्स वाई लिमिटेड। और मैं सिंपली ये कहूं आपसे कि एक्स वाई लिमिटेड ने एक्स के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, एक्स वाई लिमिटेड ने वाई के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। तो एक्स और वाई कंपनी खत्म हो गई और नई कंपनी बन गई एक्स वाई लिमिटेड। अब सवाल माइंड में ये आ रहा होगा कि सर फायदा क्या है, क्या बेनिफिट्स है अमलगमेशंस की, क्यों कंपनी अमलगमेट होती है, क्यों एक कंपनी दूसरी कंपनी में अमलगमेट होती है, मिल जाती है, जुड़ जाती है, नई कंपनी बन जाती है। तो देखो, बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कॉस्ट को लेके। दोनों कंपनी आपस में एक दूसरे को कंपटीशन दे रही है, कॉस्ट कर काफी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है दोनों की, स्टाफ काफी ज्यादा है दोनों के पास, दोनों एडवर्टाइजमेंट में लगी हुई है, मार्केटिंग सेलिंग एक्सपेंस काफी ज्यादा है दोनों का, तो कॉस्ट ज्यादा आएगी दोनों की। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि जब दोनों कंपनी आपस में मर्ज हो जाएगी तो इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट दोनों की बहुत ज्यादा है तो कॉस्ट कम हो जाएगी। दूसरा, जो दोनों में कंपटीशन बहुत ज्यादा है वो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। मर्ज होने से, अमलगमेशन होने से दोनों में कंपटीशन खत्म हो जाएगा। और सिनर्जी सिस्टम के तहत अब सवाल उठा, सर सिनर्जी सिस्टम क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, एक कंपनी का प्रोडक्ट 5 रुपए का है और दूसरी कंपनी जो है वाई लिमिटेड, उसका प्रोडक्ट वो कंपनी कंपटीशन की वजह से 4.5 का रखी हुई है। जब दोनों आपस में मिल जाएगी तो प्रोडक्ट 5 रुपए का रख देगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो लेना ही है। अब कंपटीशन होगा ही नहीं किसी के बीच में, तो कंपनी एक रख रही है 5 रुपए, एक 4.5, दोनों मिल जाएगी तो 5 रुपए रख लेगी, तो इससे इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, इनकम ज्यादा आएगी। इसको हम बोलते हैं सिनर्जी सिस्टम। और सबसे महत्वपूर्ण बात करूं मैं, इंपॉर्टेंट, वो है टैक्स एडवांटेज। अमलगमेशन जब होता है कंपनी का तो एक टैक्स एडवांटेज मिलती है, टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं, उसकी आगे हम बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि अमलगमेशंस के अंदर एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड मिल जाती है, आपस में हाथ मिला लेती है, जिसको हम बोलते हैं मर्ज होना, और एक नई कंपनी बन जाती है एक्स वाई लिमिटेड। तो एक्स वाई लिमिटेड एक नई कंपनी बन गई। ऐसे ही एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड कंपनी का हो जाएगा डिसोल्यूशन, ये कंपनी खत्म हो जाएगी, इनको हम ओल्ड कंपनी बोलेंगे। इसको हम ट्रांसफेरर कंपनी भी बोलते हैं, ट्रांसफेरर कंपनी भी बोलते हैं। मतलब ट्रांसफेरर का मतलब कंपनी विच इज अमलगमेटेड इनटू अनदर कंपनी, यानी ऐसी कंपनी जो अमलगमेट हो रही है दूसरी कंपनी के अंदर। यानी एक्स वाई अमलगमेट कहां पे हो रही है, एक्स वाई के अंदर हो रही है, तो ये ओल्ड कंपनी होती है। एक्स वाई ओल्ड कंपनी, दोनों कंपनी का हो जाएगा डिसोल्यूशन, दोनों कंपनी का हो जाएगा वाइंडिंग अप, और एक नई कंपनी बन जाएगी एक्स वाई लिमिटेड। और जो पुरानी कंपनी है, जो ट्रांसफर कंपनी है, उसको हम बोलते हैं अमलगमेटिंग कंपनी। आगे ये वर्ड बार बार रिपीट करूंगा मैं, ध्यान रखना है। ओल्ड कंपनी जो होगी वो होगी अमलगमेटिंग कंपनी, और जो नई कंपनी होगी वो होगी अमलगमेटेड कंपनी।
जो नई कंपनी होगी वो होगी अमलगमेटेड कंपनी, इसको ट्रांसफेरी कंपनी बोला जाता है। लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है अमलगमेटिंग और अमलगमेटेड कंपनी टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एक होता है एब्जॉर्प्शन, इसमें क्या होता है, दो कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट है, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, मतलब एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो वाई लिमिटेड का हो जाएगा डिसोल्यूशन और एक्स लिमिटेड कंटिन्यू बिजनेस में रहेगी। तो यहां पर देखो नई कंपनी नहीं आती कोई भी, यहां पर नई कंपनी कोई नहीं आएगी, एक्स पहले भी थी और अब भी वही कंपनी चल रही है, क्योंकि उसने सिर्फ वाई लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, वाई लिमिटेड को अपने अंदर संभाल लिया, आप ये कह सकते हो। तो यहाँ पर नई कंपनी नहीं होती इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, बट अमलगमेशन में नई कंपनी होती है, क्योंकि पुरानी कंपनी खत्म हो जाती है, उनका वाइंडिंग अप हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है और नई कंपनी बन जाती है। नई कंपनी को हम बोलते हैं अमलगमेटेड कंपनी और जो पुरानी कंपनी होती है उनको हम बोलते हैं अमलगमेटिंग कंपनी। अब मैं बातें करूंगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 भी कहता है कि अमलगमेशन मीन्स व्हेन 2 or more companies merge to form a new company, जब 2 या 2 से अधिक कंपनी मर्ज होकर एक नई कंपनी बन जाती है, मतलब जुड़कर कंबाइन होकर एक नई कंपनी बन जाती है, दैट इज नोन एज अमलगमेशन, उसको अमलगमेशन कहा जाता है। ऐसे ही अगर बात करूं मैं एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ 1 or more कंपनीज बाय एग्जिस्टिंग कंपनी, यानी पहले से ही मार्केट में एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, वो किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी के एक या उससे अधिक कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है। अब बातें हैं टैक्स बेनिफिट्स की। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत अगर अमलगमेशन का टैक्स बेनिफिट लेना है, टू अवेल टैक्स बेनिफिट देयर शुड बी ए वैलिड अमलगमेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, कि अगर अमलगमेशन कंपनी के बीच में होता है तो टैक्स बेनिफिट अगर लेने हैं तो उसके लिए एक वैलिड अमलगमेशन होना चाहिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। अब सवाल ये उठ रहा है कि सर वैलिड अमलगमेशन क्या होता है? वैलिड अमलगमेशन का मतलब होता है कुछ कंडीशंस डिफाइन कर रखी है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, उस कंडीशंस को कंपनी अगर फुलफिल कर देती है तो माना जाएगा कि इनका जो अमलगमेशन है वो वैलिड है, इनका जो अमलगमेशन है वो वैलिड है। वो कौन कौन सी कंडीशन से देख लेते हैं। सबसे पहले बोला कि ऑल द एसेट्स, इफ ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी, यानी ओल्ड कंपनीज, जो मैंने वो एग्जांपल में लिया एक्स वाई लिमिटेड ओल्ड कंपनी है वो। तो पहली कंडीशन ये है, इफ ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी और ओल्ड कंपनीज बिकम एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ दी अमलगमेटेड कंपनी, यानी न्यू कंपनी एक्स वाई कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, एट अ टाइम ऑफ अमलगमेशंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो अमलगमेटिंग कंपनीज है, पुरानी कंपनीज है जो एक्स वाई, उनकी जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज है वो नई कंपनी जो अमलगमेटेड कंपनी है उनकी बन जानी चाहिए। जैसे एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड की जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो किसकी बन जाएगी, एक्स वाई लिमिटेड की। तो पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन, शेयर होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट 75% इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स, ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने कम से कम 75% वैल्यू ऑफ शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, शेयर्स में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों शामिल हैं, इन द अमलगमेटिंग कंपनी, यानी पुरानी कंपनी के अंदर ऐसे शेयर होल्डर, पुरानी कंपनी यानी अमलगमेटिंग कंपनी, ये वर्ड तो आपको ध्यान में रखना पूरा, बार बार में हर लाइन में रिपीट होगा अमलगमेटिंग और अमलगमेटेड। तो पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए आपको
कि अमलगमेटिंग कंपनी होती है पुरानी और अमलगमेटेड होती है नई कंपनी। तो शेयर होल्डर जिन्होंने होल्ड कर रखे हैं 75% वैल्यू ऑफ शेयर्स इन अमलगमेटिंग कंपनी यानी ओल्ड कंपनीज के अंदर, बिकम शेयर होल्डर ऑफ अमलगमेटेड कंपनी यानी न्यू कंपनी। ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने पुरानी कंपनी यानी अमलगमेटिंग कंपनी के अंदर 75% वैल्यू ऑफ शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, वो शेयर होल्डर बनने के लिए राजी होने चाहिए नई कंपनी यानी अमलगमेटेड कंपनी के अंदर। हावेवर किंतु वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय अमलगमेटेड कंपनी, लेकिन अगर अमलगमेटेड कंपनी यानी नई कंपनी के पहले ही शेयर्स होल्ड कर रखे हैं पुरानी कंपनी के अमलगमेटिंग कंपनी के, तो वो एक्सक्लूड किए जाएंगे। देखो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे है एक्स लिमिटेड, यहां पे है वाई लिमिटेड। और देखो दूसरी इंपोर्टेंट बात, इनकम टैक्स एक्ट में अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ट्रीटमेंट है, सेम टैक्स बेनिफिट्स है दोनों के। यहां पर मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सप्लेन करता हूं 75% वैल्यू ऑफ शेयर्स का। एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड मर्ज हो जाती है वाई लिमिटेड में, या आप कह सकते हो एक्स लिमिटेड अमलगमेट हो जाती है वाई लिमिटेड में, या एब्जॉर्ब हो जाती है वाई लिमिटेड। और वाई लिमिटेड की ऑलरेडी इस एक्स लिमिटेड के अंदर 30% होल्डिंग है। यानी मैं अगर कहूं कि एक्स लिमिटेड के टोटल अगर 1 लाख रुपए के शेयर्स है, तो इस 1 लाख रुपए के शेयर्स में वाई लिमिटेड के पहले ही 30% होल्डिंग है। यानी 1 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 30,000। यानी रिमेनिंग जो शेयर्स होल्डिंग होगी 70,000 रुपए के शेयर होल्डिंग होगी रिमेनिंग। तो 70% जो रिमेनिंग शेयर होल्डिंग है, अब इसका 75% जो वैल्यू ऑफ शेयर जिसने होल्ड कर रखे हैं, वो शेयर होल्डर बनने के लिए राजी होने चाहिए वाई लिमिटेड यानी नई कंपनी के अंदर। तो मैंने आपको बताया कि 1 लाख की शेयर कैपिटल जिसमें से 30% यानी 30,000 रुपए के शेयर्स वाई लिमिटेड ने होल्ड कर रखे हैं, वो तो हमें एक्सक्लूड करने हैं। तो बच कितने गए अब 70,000। तो 25,000 के शेयर्स तो होल्ड कर रखे ए ने, 10,000 के शेयर कर रखे बी ने, 15 के सी ने, 10 के डी ने और ई ने 10 की। तो मैं मोटा मोटी बोलूं कि अगर ए बी सी और डी चारों अगर राजी हो जाए मतलब रेडी हो जाए शेयर होल्डर बनने के लिए, तो चारों की देखो वैल्यू ऑफ शेयर जो है 52,500 बनता है 70,000 का 75%। तो 52,500 वैल्यू ऑफ शेयर्स की जो शेयर होल्डर्स है वो राजी होने चाहिए वाई लिमिटेड में शेयर होल्डर बनने के लिए। तो देखो 25 + 10 + 15, तो ये 52 से ऊपर चला जाएगा। तो चारों शेयर होल्डर्स अगर राजी हो जाए तो कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी। तो मैंने आपको 2 कंडीशंस बताई। पहली कंडीशंस तो सारी की सारी जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है अमलगमेटिंग कंपनी की, वो यानी ओल्ड कंपनी की, वो नई कंपनी की बन जानी चाहिए। दूसरा बताया मैंने कि पुरानी कंपनी यानी जो अमलगमेटिंग कंपनी है उसके अंदर ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने 75% वैल्यू ऑफ शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, वो नई कंपनी यानी अमलगमेटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाने चाहिए। लेकिन अगर पहले से ही अमलगमेटेड कंपनी यानी नई कंपनी ने पुरानी कंपनी यानी अमलगमेटिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड कर रखे, तो वो एक्सक्लूड करोगे आप, उसको हटाने के बाद रिमेनिंग का 75% लोगे आप। तो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी माना जाएगा वैलिड अमलगमेशन, तभी टैक्स का बेनिफिट लिया जा सकता है। आगे, नो अमलगमेशन इन द फॉलोइंग केसेस, यानी इन केसेस में अमलगमेशन नहीं माना जाएगा। सबसे पहले, प्रॉपर्टी ऑफ वन कंपनी इज परचेस्ड बाय अदर कंपनी। देखो नॉर्मली अगर एक एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड की एसेट्स को परचेस करती है नॉर्मली, तो वो अमलगमेशन नहीं माना जाएगा। दूसरा, कंपनी रिसीव्स द प्रॉपर्टी ऑफ अदर कंपनी, कंपनी रिसीव्स द प्रॉपर्टी ऑफ अदर कंपनी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन फ्रॉम लिक्विडेटर। अब आपको पता है जब किसी कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स को रियलाइज किया जाता है, सेल किया जाएगा, और जो उसकी लायबिलिटीज होती है ना उसको पे ऑफ करते हैं।
तो उसके लिए कंपनी में एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं लिक्विडेटर। तो मान लो यहां पर एक्स लिमिटेड का हो गया लिक्विडेशंस, तो उसकी एसेट्स को सेल किया जाएगा लिक्विडेटर द्वारा। तो वाई लिमिटेड, अब देखो कॉमन सी बात है, जब एक्स लिमिटेड का लिक्विडेशंस होगा तो इसकी जो एसेट्स सेल की जाएगी तो कोई तो एसेट्स को परचेस करेगा ना, तो वाई लिमिटेड इसकी एसेट्स को परचेस कर लेती है लिक्विडेटर से। तो यहां पर अमलगमेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि देखो लिक्विडेशन के दौरान एसेट्स सेल की जाती है तो एसेट्स तो खरीदने वाला कोई ना कोई तो होगा ही। तो ऐसे केसेस में जो भी ये एसेट्स जा रही है वाई लिमिटेड के पास, इसमें कोई अमलगमेशन के प्रोविजंस नहीं है। उसके बाद बात करता हूं मैं टैक्स एडवांटेजेस या टैक्स इंसेंटिव्स फॉर अमलगमेशन, यानी अमलगमेशन के क्या टैक्स एडवांटेजेस है, क्या इसके टैक्स इंसेंटिव्स है। सबसे पहले टैक्स इंसेंटिव्स टू अमलगमेटिंग कंपनी, यानी ओल्ड कंपनी की बात कर लेते हैं हम, कि पुरानी कंपनी जो है उसको क्या टैक्स इंसेंटिव्स प्राप्त होते हैं। सबसे पहले एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स, या आप कह सकते हो नो कैपिटल गेन टैक्स, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। कैपिटल गेन टैक्स से पूरा एग्जम्पशन यानी पूरी छूट है। नो लायबिलिटी फॉर कैपिटल गेन टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अमलगमेटिंग कंपनी टू अमलगमेटेड कंपनी। If amalgamated company is an Indian company, if amalgamated company is an Indian company, क्या बोला कि देखो जब अमलगमेशन होता है तो जो अमलगमेटिंग कंपनी होगी उसकी जो एसेट्स है कैपिटल एसेट्स वो चली जाएगी किसके पास, अमलगमेटेड कंपनी यानी नई कंपनी के पास चली जाएगी। तो जैसे ही कैपिटल एसेट उसके पास जाएगी, ट्रांसफर होगी, तो मैं आपको बता दूं कि कैपिटल गेन जो होता है वो कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने से होता है। कैपिटल गेन जो होता है वो कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से होता है। लेकिन अमलगमेशन के टाइम जब अमलगमेटिंग कंपनी यानी पुरानी कंपनी की जब कैपिटल एसेट्स जाती है अमलगमेटेड कंपनी के पास, तो ऐसे ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं माना जाता, ऐसे ट्रांसफर को ट्रांसफर ही नहीं माना जाता। तो देखो जब ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा इसको, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कैपिटल गेन का। तो जब इसको ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा तो कोई सवाल ही नहीं उठता कैपिटल गेन का। तो ना ही होगा ट्रांसफर, ना होगा कैपिटल गेन, और ना ही कोई टैक्स अराइज होगा। उसके बाद टैक्स कंसेशन टू फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी को भी कुछ टैक्स में कंसेशन छूट मिल जाती है। तो बोला कि नो लायबिलिटी फॉर कैपिटल गेन टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी बाय फॉरेन कंपनी टू अनदर फॉरेन कंपनी अंडर द स्कीम ऑफ अमलगमेशंस। कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है वो अमलगमेट होती किसी दूसरी फॉरेन कंपनी के साथ, अगर एक फॉरेन कंपनी है वो किसी दूसरी फॉरेन कंपनी के साथ अमलगमेट होती है, और जो फॉरेन कंपनी अमलगमेट हो रही है उस फॉरेन कंपनी की होल्डिंग है किसी इंडियन कंपनी में, उस फॉरेन कंपनी की होल्डिंग है इंडियन कंपनी में, तो कॉमन सी बात है जब एक फॉरेन कंपनी जब अमलगमेट होगी दूसरी फॉरेन कंपनी में, तो इसकी जो भी शेयर होल्डिंग होगी वो किसके पास चली जाएगी, दूसरी फॉरेन कंपनी के पास, यानी नई कंपनी के पास, जो कंपनी अमलगमेटेड कंपनी है। तो ऐसे केसेस में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो कंडीशन दे रखी है, पहली कंडीशन है कि एट लीस्ट 25% ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी कंटिन्यू टू रिमेन शेयर होल्डर ऑफ अमलगमेटेड फॉरेन कंपनी। मतलब अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी यानी जो पुरानी फॉरेन कंपनी है जो अमलगमेट हो रही है दूसरी फॉरेन कंपनी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं अमलगमेटेड फॉरेन कंपनी यानी नई कंपनी, तो पुरानी कंपनी यानी अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी की कम से कम 25% जो शेयर होल्डर है ना
वो रेडी हो जानी चाहिए शेयर होल्डर बनने के लिए नई फॉरेन कंपनी यानी अमलगमेटेड फॉरेन कंपनी की। दूसरा, कोई भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होता है जिस कंट्री के अंदर, नो कैपिटल गेन अराइजेस इन द कंट्री इन विच अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, यानी जिस कंट्री में, जिस देश में अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी एग्जिस्ट है, इनकॉर्पोरेटेड है, वहां पर कोई कैपिटल गेन ना हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। देखो एक एग्जांपल के माध्यम से समझो, ये एक्स लिमिटेड है, एक फॉरेन कंपनी है, ये वाई लिमिटेड, ये भी एक फॉरेन कंपनी है। अब ये जो एक्स लिमिटेड है इसने डिसाइड किया कि मैं इसमें मर्ज हो जाऊं वाई लिमिटेड में, यानी एक्स लिमिटेड अमलगमेट हो जाती है, मिल जाती है, जुड़ जाती है वाई लिमिटेड से। और मजे की बात यह है कि फॉरेन कंपनी जो है एक्स लिमिटेड, इसके मान लो शेयर कैपिटल जो है वो 1,00,000 रुपए के है। ए ने होल्ड कर रखा 25,000, बी ने कर रखा है 20, सी ने कर रखा 25, डी ने कर रखा है 30। तो कंडीशन क्या है, एक तो जो 25% शेयर होल्डर्स है वो रेडी हो जाने चाहिए शेयर होल्डर बनने के लिए वाई लिमिटेड फॉरेन कंपनी के अंदर, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि जितना भी कैपिटल गेन अराइज होगा वो जिस कंट्री में इसका इनकॉर्पोरेशन है वहां पर कैपिटल गेन लगाने की कोई एक तरह से कंडीशन ना हो। मतलब जो ये एक्स लिमिटेड है, जो ये एक्स लिमिटेड कंपनी है फॉरेन कंपनी, ये जिस भी कंट्री में ये एग्जिस्ट है, जहां भी इसका इनकॉर्पोरेशन है, वहां पर कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होता हो, कोई कैपिटल गेन अट्रैक्ट नहीं होता हो। तो मतलब एक तरह से कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो एक फॉरेन कंपनी जब दूसरी फॉरेन कंपनी के साथ अमलगमेट होती है, तो जिस कंपनी का अमलगमेट होता है उस कंपनी का अगर किसी इंडियन कंपनी में शेयर होल्डिंग है तो कॉमन सी बात है जब वो अमलगमेट होगी किसी फॉरेन कंपनी में दूसरी वाली में, तो उसकी जो इंडिया की कंपनी में शेयर होल्डिंग है वो शेयर होल्डिंग बन जाएगी नई वाली फॉरेन कंपनी में यानी अमलगमेटेड कंपनी में। तो ऐसे केसेस में बोला कि 25% जो कम से कम शेयर होल्डर्स है अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी के, वो रिमेन शेयर होल्डर रहने चाहिए नई अमलगमेटेड फॉरेन कंपनी के। और जिस कंट्री में अमलगमेटिंग कंपनी यानी जो पुरानी कंपनी है फॉरेन कंपनी, उसके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट नहीं होता। उसके बाद एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी ऑन ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन। देखो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। एक्स लिमिटेड है, ये वाई लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड के पास लाइसेंस है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ऑपरेट करने के लिए। तो सेक्शन 35A बोलता है कि अगर कोई कंपनी लाइसेंस लेती है उस पर जो भी वो एक्सपेंडिचर करती है उसकी उसको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो एक्सपेंसेस की बात तो हम बाद में कर लेते हैं, पहले हम बात कर लेंगे कैपिटल गेन की। तो यहां पर क्या बोला कि अगर इस एक्स लिमिटेड का अमलगमेट होता है या मर्ज होता है वाई लिमिटेड के साथ, तो जो इसके पास लाइसेंस है वो भी किसके पास चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा वाई लिमिटेड के पास। तो जब लाइसेंस भी एक कैपिटल एसेट है, तो जब लाइसेंस इसके पास जाएगा वाई लिमिटेड के पास, तो कोई भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, कोई भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा इन केस ऑफ लाइसेंस इन द हैंड्स ऑफ एक्स लिमिटेड। जो ये कंपनी है पुरानी वाली जिसको हम बोलते हैं अमलगमेटिंग कंपनी, इसके पास कोई लाइसेंस है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ऑपरेट करने के लिए। तो ये लाइसेंस जब इसका अमलगमेशन होगा, जब ये अमलगमेट होगी, जब ये मर्ज होगी दूसरी कंपनी वाई लिमिटेड के साथ, यानी अमलगमेटेड कंपनी बन जाएगी वाई और ये हो जाएगी अमलगमेटिंग कंपनी, तो इसका लाइसेंस किसके पास चला जाएगा, नई कंपनी के पास, वाई लिमिटेड के पास। तो वाई लिमिटेड के पास जाते ही एक्स लिमिटेड का लाइसेंस जैसे जाएगा तो एक्स लिमिटेड के हाथों में कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, ना ही ये ट्रांसफर माना जाएगा। उसके बाद
सेक्शन 42 बोलता है कि कोई कंपनी अगर पेट्रोलियम या नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन करती है, प्रोस्पेक्टिंग करती है, प्रोडक्शन करती है, मतलब जमीन से पेट्रोल को निकालना, फिर उसको तरह से उसको साफ करना है ना, उसका प्रोडक्शन करना, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन, प्रोस्पेक्टिंग, प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो एक्स लिमिटेड का काम है एक्सट्रैक्ट करना, प्रोस्पेक्ट करना, प्रोडक्शन करना पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का। जब इस एक्स लिमिटेड का वाई लिमिटेड के साथ मर्ज होगा, यानी एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के साथ अमलगमेट होगी, तो जो भी ये, तो इसका बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा। जब एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के साथ मर्ज होगी, अमलगमेट होगी, तो इसका बिजनेस किसके पास चला जाएगा? वाई लिमिटेड के पास चला जाएगा। और वाई लिमिटेड होनी चाहिए इंडियन कंपनी। वाई लिमिटेड क्या होनी चाहिए? इंडियन कंपनी। तो एक्स लिमिटेड के ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी ट्रांसफर पे। जब ये ट्रांसफर करेगी, जब ये अपने बिजनेस को ट्रांसफर करेगी, बिजनेस क्या है इसका? एक्सट्रैक्ट करना, प्रोस्पेक्ट करना, प्रोडक्शन करना पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का। तो सेक्शन 42 के तहत आता है ये। जब ये बिजनेस को ट्रांसफर करेगी तो वाई लिमिटेड के पास बिजनेस चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्स लिमिटेड की सारी जितनी भी एसेट लायबिलिटी, एसेट्स किसके पास चली जाएगी? पूरा बिजनेस किसके पास चला जाएगा? वाई लिमिटेड के पास। तो एक्स लिमिटेड के हाथ में कोई ट्रांसफर, कोई कैपिटल गेन की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी ट्रांसफर के ऊपर। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी इज ट्रांसफर्ड। देखो, अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है नया प्लांट एंड मशीनरी में, यानी नया प्लांट मशीनरी परचेस कर लेती है, तो यहां पर देखो एक्स लिमिटेड है, यहां पर वाई लिमिटेड है। ये जो एक्स लिमिटेड है, इसका बिजनेस है नोटिफाइड एरियाज है, जिसमें 4 स्टेट्स कंसिडर होते हैं। अब 4 स्टेट कौन कौन से हैं? जैसे तेलंगाना हो गया, बिहार, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज के अंदर ये एक्स लिमिटेड अपना बिजनेस करती है, और इसने इन्वेस्टमेंट कर दिया नए प्लांट एंड मशीनरी के अंदर। तो जो भी ये प्लांट मशीनरी में इसने इन्वेस्ट किया है, इसको डिडक्शन मिल जाएगी। नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो इसको मिलेगा ही प्लांट मशीनरी पे, इसके साथ एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगी इसको डेप्रिसिएशन की, और वो होगी 15%। लेकिन मान लो इस एक्स लिमिटेड को ये 15% एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करने से पहले ही इस एक्स लिमिटेड का हो जाता है अमलगमेशन, या इसका हो जाता है मर्ज वाई लिमिटेड के साथ। तो इसने डिडक्शन अवेल नहीं करी, तो अब डिडक्शन कौन अवेल करेगा? वाई लिमिटेड, क्योंकि डिडक्शन जो है वो विड्रॉल नहीं होगी। डिडक्शन जो है वो विड्रॉल नहीं की। ऐसा नहीं कि अब बिजनेस जो है वो वाई लिमिटेड के पास चला गया तो इसकी जो डिडक्शन है वो विड्रॉल हो जाएगी, नहीं। एक्स लिमिटेड की अगर डिडक्शन से बाकी है तो वाई लिमिटेड जो नई कंपनी है, जो अमलगमेटेड कंपनी है, वो उस डिडक्शन का बेनिफिट लेगी। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं हम, टैक्स इंसेंटिव्स की बात करेंगे। टैक्स इंसेंटिव्स टू शेयर होल्डर्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी। पहले मैंने आपको बताया कि टैक्स इंसेंटिव्स एक जो अमलगमेटिंग कंपनी होती है उनके लिए क्या है। अब हम बात कर लेते हैं टैक्स इंसेंटिव्स टू शेयर होल्डर्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी, यानी ओल्ड कंपनी कि जो शेयर होल्डर्स है पुरानी कंपनी की, अमलगमेटिंग कंपनी की, उनको क्या टैक्स इंसेंटिव है, क्या उनको टैक्स एडवांटेजेस है। सबसे पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी। शेयर्स भी एक कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी में है। तो सवाल ये उठा कि पीरियड स्टार्ट्स कहां से होगा, तो इसमें क्या बोला, स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ एट विच शेयर्स वर हेल्ड इन द अमलगमेटिंग कंपनी। अब एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे एक एक्स लिमिटेड है, ये इंडियन कंपनी है। इस एक्स लिमिटेड में मिस्टर राम एक शेयर होल्डर है, जिसने
100 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं एक्स लिमिटेड के, और एक्स लिमिटेड जो है ये अमलगमेट हो जाती है वाई लिमिटेड के साथ 2016 में, और जो राम है इसने एक्स लिमिटेड के शेयर्स को होल्ड किया था, परचेज किया था 2013 के अंदर। 16 में हो गया अमलगमेशन वाई लिमिटेड के साथ। तो सवाल ये उठा कि होल्डिंग कब से मानी जाएगी, यानी इसकी जब ये कैपिटल गेन, जब ये सेल, कभी तो ये सेल करेगा शेयर्स को मिस्टर राम, कभी तो ये ट्रांसफर करेगा शेयर्स को, सेल करेगा। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से स्टार्ट करोगे आप? 2016 से, क्योंकि वाई लिमिटेड ने तो शेयर्स इसको तो 16 में दिए हैं, लेकिन पुरानी कंपनी में इसने शेयर्स कब लिए? 13 में लिए। तो क्या बोला कि पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो स्टार्ट होगा 2013 से, और 2013 से करने से इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा, क्योंकि शेयर्स जब 12 महीने से ज्यादा होल्ड कर लेते हैं तो वहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में इसको बेनिफिट मिल जाएगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, जिससे इसका कैपिटल गेन कम आ जाएगा और टैक्स भी कम आ जाएगा। अब देखो वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड में जो राम की शेयर होल्डिंग है, इस राम को ये अपने शेयर्स दे देगी वाई लिमिटेड के, इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ शेयर्स। शेयर्स के बदले शेयर्स मिलेंगे इसको, शेयर्स के बदले शेयर्स, इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ शेयर्स। तो एक्सचेंज ऑफ शेयर्स के केस में जो अमलगमेटेड कंपनी देगी मिस्टर राम को, जो अमलगमेटेड कंपनी मिस्टर राम को शेयर्स के बदले शेयर्स देगी, ऐसे केसेस में जो एक्सचेंज होगा शेयर्स का, वहां पर कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होता, वहां पर कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होता। अब देखो मैंने आपको बता दिया कि टैक्स इंसेंटिव्स टू अमलगमेटिंग कंपनी बता दिया मैंने, फिर आपको बताया कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं अमलगमेटिंग कंपनी यानी पुरानी कंपनी की, उनको क्या बेनिफिट्स है, क्या टैक्स इंसेंटिव्स है। अब हम बात कर लेते हैं टैक्स इंसेंटिव्स टू अमलगमेटेड कंपनी, यानी नई कंपनी को क्या टैक्स इंसेंटिव्स है, क्या टैक्स एडवांटेजेस है। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 35 सब सेक्शन 5। अगर कोई कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर देती है साइंटिफिक रिसर्च पे, और वो कंपनी का हो जाता है अमलगमेशंस, वो कंपनी हो जाती है अमलगमेट, तो अगर कुछ अमाउंट बच जाती है क्लेम करनी, जो उसने साइंटिफिक रिसर्च पे कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, अगर वो पूरा क्लेम नहीं कर पाती किसी कारण, तो जो नई कंपनी होगी, जो अमलगमेटेड कंपनी होगी, वो डिडक्शंस अवेल कर लेगी बची हुई, बशर्ते कि अमलगमेटेड कंपनी जो नई कंपनी है वो इंडियन कंपनी हो। जैसे एक्स लिमिटेड है, सेक्शन 35, इसने एक्सपेंडिचर किया साइंटिफिक रिसर्च पे, तो कॉमन सी बात है जो भी खर्चा होता है साइंटिफिक रिसर्च पे सेक्शन 35 के अंदर, उसकी डिडक्शन मिलेगी एक्स लिमिटेड को। अब हुआ क्या कि डिडक्शन इसने लेने से पहले इसका हो गया मर्जर वाई लिमिटेड के साथ, तो डिडक्शन तो ये क्लेम नहीं कर पाई एक्स लिमिटेड, तो अब तो बिजनेस किसके पास चला गया? वाई लिमिटेड के पास। तो ऐसे केसेस में जो डिडक्शंस एक्स नहीं ले पाई, वो डिडक्शन कौन अवेल करेगा? वाई लिमिटेड यानी अमलगमेटेड कंपनी, नई कंपनी अवेल करेगी। और हम क्या पढ़ रहे हैं? टैक्स इंसेंटिव्स टू अमलगमेटेड कंपनी, यानी नई कंपनी को क्या टैक्स इंसेंटिव्स है, क्या टैक्स एडवांटेजेस है। उसके बाद है एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू ऑब्टेन लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। जो भी लाइसेंस को एक्वायर करने के लिए, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, लाइसेंस गवर्नमेंट से लेना होता है, तो लाइसेंस लेने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कुछ होगा। तो जो भी कंपनी एक्सपेंडिचर करती है लाइसेंस को एक्वायर करने में, ऑब्टेन करने में, परचेज करने में फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक्स लिमिटेड है, यहां पर वाई लिमिटेड, इस एक्स लिमिटेड के पास एक लाइसेंस है, तो जब लाइसेंस ने एक्वायर किया होगा तो उसने एक्सपेंडिचर किया होगा, तो उस एक्सपेंडिचर की इसको डिडक्शन मिलेगी 35A(b) के अंदर। ऐसे ही जो स्पेक्ट्रम यूज किया जाता है 35A(b) के तहत, तो उस स्पेक्ट्रम को यूज करने के लिए भी
कंपनी एक्सपेंडिचर करती है। तो जो भी ये लाइसेंस पे एक्सपेंडिचर कर रही है, स्पेक्ट्रम को यूज करने के लिए एक्सपेंडिचर कर रही है, इनको डिडक्शन मिलती रहती है धीरे धीरे। डिपेंड करता है लाइसेंस की लाइफ कितनी है, उसके हिसाब से धीरे धीरे इनकी डिडक्शंस मिलती रहती है। अब मान लो इस एक्स लिमिटेड का हो गया अमलगमेशन, ये अमलगमेट हो जाती है वाई लिमिटेड के साथ, या वाई लिमिटेड इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो बिजनेस किसके पास चला जाएगा? वाई लिमिटेड के पास। तो रिमेनिंग जो एक्सपेंडिचर होगा, जो एक्स क्लेम नहीं कर पाई, वो कौन क्लेम करेगा? कॉमन सी बात है, जाहिर सी बात है, नई कंपनी करेगी, अमलगमेटेड कंपनी करेगी। तो डिडक्शंस कौन अवेल करेगा? वाई लिमिटेड, जिसको हम बोलते हैं अमलगमेटेड कंपनी, जिसको हम बोलते हैं अमलगमेटेड कंपनी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की। देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? बिफोर द इनकॉर्पोरेशन, जो कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस को इश्यू कराने में, उसको ड्राफ्ट कराने में, उसको प्रिंटिंग करवाने में अंडरराइटिंग कमीशन देती है, ब्रोकरेज देती है, वो सब क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। तो कंपनी जो भी एक्सपेंसेस करती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और उस कंपनी का हो जाता है अमलगमेट, यानी वो कंपनी हो जाती है मर्ज किसी और कंपनी के साथ। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की डिडक्शन जो होती है वो 5 इंस्टॉलमेंट में मिलती है, इक्वल 5 इंस्टॉलमेंट में मिलती है सेक्शन 35D के तहत। तो मान लो कि जो पुरानी कंपनी है जो अमलगमेट हो रही है दूसरी कंपनी के साथ, वो 2 इंस्टॉलमेंट क्लेम कर लेती है, तो 3 इंस्टॉलमेंट बची हुई है अभी। तो 3 इंस्टॉलमेंट जो बची हुई है वो कौन क्लेम करेगा? वो करेगी अमलगमेटेड कंपनी, यानी नई कंपनी। लेकिन ध्यान रखना वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। तो बची हुई जो इंस्टॉलमेंट्स है उसकी डिडक्शन जो है वो क्लेम करेगी नई कंपनी, जिसको हम बोलते हैं अमलगमेटेड कंपनी, और वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। उसके बाद है एक्सपेंसेस ऑन अमलगमेशन। देखो कंपनी का हो रहा है अमलगमेशन। सेक्शन 35DD में क्या बताया कि कोई इंडियन कंपनी एक्सपेंस करती है अमलगमेशन पे, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, यानी 1 लाख रुपए खर्च किया तो 5 साल तक 20-20-20 की डिडक्शन मिलती रहेगी। तो मान लो ऐसी कंपनी जो अमलगमेशन पे खर्चा कर रही है, और अब उसका बिजनेस जब अमलगमेशन होगा तो उसका बिजनेस किसके पास चला जाएगा? अमलगमेटेड कंपनी के पास चला जाएगा, जाहिर सी बात है। तो अगर ये सारे इंस्टॉलमेंट की डिडक्शन नहीं ले पाई, तो जो रिमेनिंग डिडक्शंस होगी वो कौन अवेल करेगा? जाहिर सी बात है नई कंपनी, जिसको हम बोलते हैं अमलगमेटेड कंपनी ये। लेकिन ध्यान रखना है कि जो नई कंपनी है अमलगमेटेड, वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, तभी वो डिडक्शंस क्लेम कर सकती है रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट की। उसके बाद सेक्शन 35DD(A)(2) क्या बोलता है कि एक्सपेंसेस इंकर्ड अंडर VRS, एक्सपेंसेस इंकर्ड अंडर VRS, हम बात कर रहे हैं टैक्स इंसेंटिव्स टू अमलगमेटेड कंपनी, टैक्स इंसेंटिव्स टू अमलगमेटेड कंपनी की बात कर रहे हैं हम। कि अब देखो एक्सपेंसेस हो रहा है VRS पे, तो जब एक कंपनी अमलगमेट होती है दूसरी कंपनी के साथ, तो कुछ स्टाफ की रिक्वायरमेंट तो नहीं होगी। जब 2 कंपनी आपस में मिलेगी तो स्टाफ तो ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है कम होगा। तो कंपनी अगर ऑफर दे दे एम्प्लॉय को कि हम आप अगर चाहो तो अपनी इच्छा से जा सकते हो, हम आपको अच्छा पैकेज देंगे, हैंडसम, जो भी रिमेनिंग सर्विस है आपकी उसके लिए हम आपको इतना पे कर देंगे, उसको बोलते हैं VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। यानी एम्प्लॉय अपनी इच्छा से जाता है, लेकिन कंपनी ऑफर करती है हैंडसम उसको पैकेज। तो जो अमलगमेटिंग कंपनी है वो जब अपने स्टाफ को VRS देगी, तो जो भी एक्सपेंसेस करेगी VRS पे, यानी जो भी उनको कंपेंसेट करेगी VRS पे, वो पहली बात तो ये है कि अमलगमेटिंग कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी हो। तो जो भी वो एक्सपेंस करेगी VRS पे, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पे, तो उसको डिडक्शंस मिल जाती है जो VRS पे वो एक्सपेंसेस करेगी। लेकिन जब बिजनेस चला जाएगा नई कंपनी के पास, यानी अमलगमेटेड कंपनी के पास, तो रिमेनिंग जो इंस्टॉलमेंट है जो वो क्लेम नहीं कर पाई अमलगमेटिंग कंपनी, अब वो कौन करेगा? अमलगमेटेड कंपनी, यानी नई कंपनी जिसके पास बिजनेस चला गया है,
ध्यान ये रखना है कि अमलगमेटेड कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी हो, तभी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट की उसको डिडक्शंस मिल जाएगी, वो डिडक्शन अवेल कर सकती है। उसके बाद सेक्शन 35E7 क्या बोलता है कि अगर कोई कंपनी एक्सपेंस करती है प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग और प्रोडक्शन करती है मिनरल्स का, जैसे एक्स लिमिटेड, ये कंपनी प्रोस्पेक्ट करती है, एक्सट्रैक्ट करती है, प्रोडक्शंस करती है किसका, मिनरल्स का, और ये कंपनी हो जाती है अमलगमेट। ध्यान रखना कि अमलगमेटेड कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, तो एक्स लिमिटेड हो जाती है अमलगमेट वाई के साथ। तो जो भी ये एक्सपेंस करती है प्रोस्पेक्टिंग्स पे, एक्सट्रैक्ट पे, प्रोडक्शंस पे, जो ये प्रोडक्शन कर रही है मिनरल्स का, तो जो भी एक्स लिमिटेड खर्चा करेगी, एक्सपेंस करेगी, उसको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अब जब अमलगमेशन हो गया, इस कंपनी का एक्स लिमिटेड मर्ज हो गई वाई लिमिटेड के साथ, अमलगमेट हो गई, तो जो बचा हुआ क्लेम है, जो बचा हुआ खर्चा क्लेम करेगा कौन करेगा, नई कंपनी करेगी, अमलगमेटेड कंपनी करेगी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट को। रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट जो है वो क्लेम करेगी नई कंपनी वाई लिमिटेड, लेकिन ध्यान रखना है ये कंपनी जो वाई लिमिटेड है ये इंडियन कंपनी हो। उसके बाद सेक्शन 36(1)(9 क्या बोलता है कि कैपिटल एक्सपेंसेस ऑन फैमिली प्लानिंग। अगर कोई कंपनी अपने इंप्लॉइज की फैमिली प्लानिंग पे कोई एक्सपेंस करती है तो उसको उसकी डिडक्शन मिल जाती है। तो यहां पर एक्स लिमिटेड है वो इंडियन कंपनी है, वो अमलगमेट हो जाती है बिफोर क्लेमिंग द फुल डिडक्शन। यानी एक्स लिमिटेड ने कोई खर्चा किया एम्प्लॉय के फैमिली प्लानिंग पे और वो पूरा क्लेम नहीं कर पाई, मतलब उसने खर्चा किया 5 लाख, वो क्लेम कर पाई 2 लाख, अभी बाकी है 3 लाख। तो अब इसका हो गया अमलगमेशन, इसका हो गया मर्जर किसके साथ, वाई लिमिटेड के साथ। तो ऐसे केसेस में जो वाई लिमिटेड होगी, जो अमलगमेटेड कंपनी होगी, जो नई कंपनी होगी, वो क्लेम कर सकती है डिडक्शंस जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है, यानी 3 लाख बचा हुआ है वो डिडक्शन ले लेगी वाई लिमिटेड। ध्यान रखना है कि जो अमलगमेटेड कंपनी है यानी जो नई कंपनी है वो इंडियन कंपनी हो। उसके बाद सेक्शन 42 बोलता है एक्सपेंसेस ऑन प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अगर कोई कंपनी एक्सपेंस करती है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को प्रोस्पेक्ट करना, एक्सट्रैक्ट करना, उसका प्रोडक्शन करना, मतलब जमीन से निकालना, उसको रिफाइन करना, फिर उसका प्रोडक्शन करना, तो ऐसे केसेस में भी जो अमलगमेटेड कंपनी होगी, जो नई कंपनी होगी, अगर कोई क्लेम बच जाता है अमलगमेटिंग कंपनी का जो एक्सपेंस कर रही है पेट्रोलियम नेचुरल गैस की प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन पे, तो जो नई कंपनी होगी अमलगमेटेड कंपनी वो रिमेनिंग डिडक्शन का क्लेम कर लेती है। उसके बाद है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब आपको पता है, जब क्रेडिट में सेल्स होती है, उधार में सेल्स होती है, तो कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जो पैसा पे नहीं कर पाते, रुपए दे नहीं पाते, तो कंपनी को लग जाता है कि भाई ये तो डिफॉल्ट होगा, ये पे नहीं कर पाएगा, तो उसको बोल देते हैं बैड डेट्स, और कंपनी उसको एक तरह से राइट ऑफ करती है अपने प्रॉफिट लॉस में। तो बैड डेट्स है, और कंपनी का हो गया अमलगमेशन, कंपनी हो गई अमलगमेट। तो जो नई कंपनी होगी अमलगमेटेड, उसके हाथ में ये डिडक्शन अलाउ हो जाएगा बैड डेट्स का, यानी वो अपने प्रॉफिट लॉस में इसको राइट ऑफ कर लेगी। उसके बाद सेक्शन 43(1) एक्सप्लेनेशन 7 कहता है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन एसेट क्या मानी जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट। तो क्या बोला कि भाई जो पुरानी कंपनी है यानी जो अमलगमेटिंग कंपनी है, ये मान लो कि अगर अमलगमेटिंग कंपनी कंटिन्यू बिजनेस को होल्ड करे, कंटिन्यू बिजनेस को अगर वो होल्ड करे, तो जो भी उसके हाथ में जो कॉस्ट है एसेट्स की, वही कॉस्ट मानी जाएगी अमलगमेटेड कंपनी के हाथ में। उसके बाद सेक्शन 43(6) एक्सप्लेनेशन 2 बोलती है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स, यानी जो पुरानी कंपनी है अमलगमेटिंग कंपनी, उसके पास कोई एसेट है जिसपे चार्ज होता है डेप्रिसिएशन, तो जो WDV होगा आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन वो चला जाएगा किसके पास, नई कंपनी के पास, अमलगमेटेड कंपनी के पास। उसके बाद डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ
profits from undertaking engage in infrastructure development ATIA ATIB other than infrastructure business। तो अगर अमलगमेटेड कंपनी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बिजनेस में इंगेज है, अदर देन इंफ्रा है जो ATIAB में कवर होता है, ATIA, तो ऐसे में जो भी उसको प्रॉफिट आएगा, जो इनकम आएगी उसको डिडक्शन मिल जाएगी उसकी। तो ये भी एक टैक्स बेनिफिट है, टैक्स इंसेंटिव्स है, जनरली ये टैक्स इंसेंटिव्स है इन द हैंड्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर कोई यूनिट है, सेक्शन 10AA5, अगर ट्रांसफर होता है किसी यूनिट का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है किसी अनदर यूनिट के अंदर अंडर द स्कीम ऑफ अमलगमेशंस, तो एग्जम्पशन जो है वो अलाउड होगी अदर यूनिट को फॉर रिमेनिंग पीरियड। यानी मैं सिंपली एक एग्जांपल दूं कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर एक यूनिट है अंडरटेकिंग की, वो यूनिट जो है वो ट्रांसफर हो जाती है किसी और यूनिट को जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है अंडर द स्कीम ऑफ अमलगमेशन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्टार्टिंग के 5 सालों में जितना भी इनकम आता है 100% डिडक्शन मिल जाती है। तो अगर 2 साल इसने पुरानी यूनिट है उसने 2 साल अवेल कर ली डिडक्शन, अब हो गया अमलगमेशन। तो जो नई यूनिट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वो रिमेनिंग 3 साल के लिए 100% डिडक्शन लेगी रिमेनिंग पीरियड के लिए, हालांकि और भी मिलती है, फिलहाल मैं डीप में नहीं जाऊंगा टॉपिक के। उसके बाद बोला कि अमलगमेशंस ऑफ क्वालिफाइंग कंपनी। क्वालिफाइंग कंपनी क्या होती है? जिसके पास क्वालिफाइंग शिप हो, इंडियन कंपनी हो वो। तो जब एक क्वालिफाइंग कंपनी का दूसरी क्वालिफाइंग कंपनी के साथ अमलगमेशन होता है तो उसके पास एक ऑप्शन होता है, इट कैन टेक एन ऑप्शन ऑफ टोनेज टैक्स स्कीम। ये क्या होता है? ये मतलब टोनेज के हिसाब से यहाँ पर इनकम कैलकुलेट होती है जिसको हम बोलते हैं टोनेज टैक्स स्कीम, टन भार। तो 3 महीने के अंदर विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अमलगमेशन, यानी अमलगमेशन की डेट ऑफ अप्रूवल के 3 महीने के अंदर ये क्वालिफाइंग कंपनी जो है टोनेज टैक्स स्कीम को अवेल कर सकती है। उसके बाद है एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉस। अब बिजनेस के अंदर लॉस होता है तो यहाँ पे जो लॉस है वो है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का। तो जो लॉस इकट्ठा होता जा रहा है और जो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है उसके बारे में बात करेंगे। जहां पे कंपनी अगर कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, कोई होटल है, कोई शिप है, उसका अमलगमेट होता है किसी और कंपनी के साथ, या कोई बैंकिंग कंपनी है उसका किसी स्पेसिफाइड बैंक के साथ अमलगमेशन होता है, या कोई PSU है जो इंगेज है एयरक्राफ्ट में, वो अमलगमेट होती किसी अदर PSU के साथ जिसका सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस है, सेम बिजनेस। तो इनका जो भी लॉस होगा, यानी देखो बैंकिंग कंपनी, PSU, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, तो एक का तो लॉस होगा। जब ये इनका लॉस जो है और इनका जो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, जब इनका बिजनेस ही चला जाएगा अमलगमेटेड कंपनी के पास या अमलगमेटेड स्पेसिफाइड बैंक के पास या अमलगमेटेड PSU के पास, तो क्या बोला, जितना भी इनका बिजनेस लॉस है और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जो बिजनेस लॉस है ना वो तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 8 सालों तक, और जो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है वो अनडेफिनेट पीरियड, यानी जब तक कि ये सेट ऑफ ना हो जाए आगे लेके जाया जा सकता है अमलगमेटेड कंपनी द्वारा, यानी नई कंपनी द्वारा सेक्शन 72A के तहत। लेकिन कंडीशंस लगा दी सेट ऑफ की। सेट ऑफ तभी कर सकते हैं जब अमलगमेटिंग जो कंपनी है ना वो सेटिस्फाई करे इन कंडीशंस को। कंपनी जो है वो अगर सेटिस्फाई कर देती है कंडीशन तो उसको सेट ऑफ हो जाएगा लॉस। पहली कंडीशन ये है कि जिस बिजनेस में वो इंगेज है 3 साल या उससे अधिक, बिजनेस में वो इंगेज है 3 साल या उससे अधिक, और इसी बिजनेस से संबंधित ये लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है, तभी सेट ऑफ अलाउड है।
दूसरी कंडीशन क्या बोली कि जो अमलगमेटिंग कंपनी है हैड कंटिन्यूसली एटलीस्ट 75% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन द डेट ऑफ अमलगमेशन, यानी अमलगमेशन की डेट पे जो अमलगमेटिंग कंपनी यानी जो पुरानी कंपनी है उसके पास जो भी फिक्स एसेट्स थी 2 years प्रायर द डेट ऑफ अमलगमेशन, यानी अमलगमेशन की डेट से 2 साल पहले उसके पास जो भी एसेट थी ना उसका कम से कम 75% ऑफ बुक वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली हेल्ड होना चाहिए एट अ डेट ऑफ अमलगमेशन। जैसे सिंपली, और मैं सिंप्लीफाई करता हूं इसको, जैसे अमलगमेशन होता है मान लो 2019 में, तो इससे पहले के 2 साल में इसके पास 1 लाख की थी फिक्स एसेट्स। तो क्या बोला, और अमलगमेशन होता है 2019 के लास्ट में दिसंबर में, तो क्या बोला कि भाई दिसंबर 19 में आपके पास कम से कम जो आपके पास एसेट्स है अमलगमेशन से 2 साल पहले 1 लाख की, उसका 75% यानी कम से कम 75,000 की फिक्स एसेट्स आपके पास आज की डेट में भी होनी चाहिए जिस डेट पे अमलगमेशन हो रहा है। उसके बाद अमलगमेटेड कंपनी को भी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, क्या कि कम से कम होल्ड करे 75% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, वही कंडीशन है यहाँ पे भी 75% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अमलगमेशन। यानी जो नई कंपनी है अमलगमेटेड कंपनी है वो पुरानी कंपनी यानी अमलगमेटिंग कंपनी के कम से कम फिक्स एसेट्स की जो बुक वैल्यू है उसका कम से कम 75% जो है वो होल्ड करे 5 सालों तक और कंटिन्यू 5 साल तक बिजनेस में रहे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है दोनों की तरफ से तो जितना भी बिजनेस लॉस होगा एक्यूमुलेटेड और जितना भी अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और सेट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद है कंडीशंस प्रेस्क्राइब कर रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कंडीशंस प्रेस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ कंडीशंस प्रेस्क्राइब कर रखी है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर कोई कंपनी जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, यानी ये अमलगमेटिंग कंपनी है, इसका इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है और ये कंपनी अमलगमेट होती है नई कंपनी जिसको हम बोलते हैं अमलगमेटेड कंपनी, तो जाहिर सी बात है ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है ये ट्रांसफर हो जाएगी अमलगमेटेड कंपनी के पास। तो क्या बोला कि जो अमलगमेटिंग कंपनी है ना ये ओल्ड कंपनी, इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी उस प्रोडक्शन कैपेसिटी को नई कंपनी को मेंटेन करना पड़ेगा, कम से कम 50% लेवल ऑफ प्रोडक्शन मेंटेन करके चलना पड़ेगा, कम से कम 50% लेवल ऑफ प्रोडक्शन मेंटेन करना पड़ेगा, यानी इंस्टॉल कैपेसिटी रखनी उसका मेंटेन करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी 50% तक मेंटेन करनी पड़ेगी। अमलगमेशन की डेट से 4 साल खत्म होने से पहले, यानी 4 साल तक तो आपको 50% मेंटेन करके चलना पड़ेगा और 5 years तक जो मिनिमम हो वो आपको मेंटेन करना है। अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते, यानी जो नई कंपनी है जो अमलगमेटेड कंपनी है जिसने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग लिया हुआ है, अगर वो प्रोडक्शन लेवल को मेंटेन नहीं कर पाता 50%, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, तो जो भी लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इसको अलाउ होगा वो लैप्स हो जाएगा, नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा। और अगर ये फिर भी ये सेट ऑफ कर लेती है तो जो भी इसने सेट ऑफ किया है वो इसकी इनकम बन जाएगी उस पर्टिकुलर ईयर की। अमलगमेटेड कंपनी जो नई कंपनी होगी उसको रिलैक्स भी मिल जाती है अगर वो अप्लाई करे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। देखो अगर वो अप्लाई करती है कि भाई हमसे देखो मेंटेन नहीं होती 50% लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, हमने कोशिश की लेकिन हमसे मेंटेन नहीं हुई, हम क्या करें बताओ आप। तो अमलगमेटेड कंपनी अगर चाहे तो अप्लाई कर सकती है, एप्लीकेशन दे सकती है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसको फर्निश करनी पड़ेगी एक सर्टिफिकेट जो फॉर्म नंबर 62 में जाती है
और यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स जो है वो एओ को जाते हैं अलोंग विद रिटर्न ऑफ इनकम। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसमें इसको माफी दे सकती है, क्योंकि अगर ये जाहिर कर दे भाई, एक्सप्लेन कर दे कि सर हमने काफी कोशिश की और हमसे देखो 50% जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको रिलैक्स कर सकती है। उसके बाद है अमलगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी। अगर कोई बैंकिंग कंपनी वो अमलगमेट हो जाती है किसी अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ, अगर कोई बैंकिंग कंपनी किसी अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ अमलगमेट हो जाती है अंडर द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसके तहत एक बैंकिंग कंपनी दूसरे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ अमलगमेट हो जाती है, तो जो भी बैंकिंग कंपनी का लॉस और जो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होगा वो लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बन जाएगा बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का। लास्ट टॉपिक है टैक्स प्लानिंग की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले, इफ सम एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टेकन बाय द अमलगमेटेड कंपनी then some may be disposed of or paid off by amalgamating company before amalgamations। देखो जाहिर सी बात है, जब अमलगमेशंस होता है तो पहली कंडीशन में बताई थी मैंने आपको वैलिड अमलगमेशंस की, कि जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज होती है वो किसकी बन जाएगी, अमलगमेटिंग कंपनी की। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सारी एसेट्स या लायबिलिटीज को अमलगमेटेड कंपनी राजी ना हो लेने के लिए, राजी ना हो, तो ऐसे केसेस में टैक्स प्लानिंग आपको ये करनी है कि अमलगमेशन से पहले ही आप जो एसेट्स जो लायबिलिटीज अमलगमेटेड कंपनी लेने के लिए राजी नहीं हो उसको एसेट्स को पहले सेल ऑफ कर दो, आप सेल कर दो, लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दो अमलगमेशन से पहले ही। उसके बाद अगर इफ शेयर होल्डर होल्ड मोर देन 25% ऑफ शेयर्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी, यानी जो पुरानी कंपनी है अमलगमेटिंग कंपनी, उस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स ने 25% से अधिक शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। मतलब आपको पता है कि वैलिड अमलगमेशंस के लिए कम से कम 75% वैल्यू ऑफ शेयर्स जो है उसके शेयर होल्डर्स राजी होने चाहिए शेयर होल्डर बनने के लिए नई कंपनी के अंदर, यानी अमलगमेटेड कंपनी के अंदर। और यहाँ पे देखो ऐसे शेयर होल्डर्स इन्होंने 25% से अधिक शेयर्स होल्ड कर रखे हैं अमलगमेटेड कंपनी, सॉरी अमलगमेटिंग कंपनी के, पुरानी कंपनी के, और वो राजी नहीं है, और दे आर नॉट रेडी टू बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी, यानी वो नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने के लिए राजी नहीं है। तो ऐसे में तो कंडीशन खतरे में आ जाएगी 75% की। भाई 100 में से अगर मान लो 25% से अधिक 35% किसी ने होल्ड कर रखा है तो फिर बचा तो 70, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ध्यान रखना है, देखो जितने भी 25% शेयर्स जिसने होल्ड कर रखे हैं, जिसने भी 25% से अधिक शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, अगर वो रेडी नहीं होते शेयर होल्डर बनने के लिए, अगर वो रेडी नहीं होते शेयर होल्डर बनने के लिए, तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, इन शेयर होल्डर्स को बेच देना चाहिए, यानी कोई और शेयर होल्डर्स को परचेस कर लेना चाहिए, इन्हीं शेयर्स को, किसी और शेयर होल्डर्स को यही शेयर्स परचेस कर लेने चाहिए, परचेस भी किए जा सकते हैं। तो जो कंडीशंस होगी 75% होल्डिंग की वो फुलफिल हो जाएगी। उसके बाद बोला कि अगर अमलगमेशंस डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन अंडर 72A, यानी जो भी बिजनेस लॉस होगा, जो भी अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होगा, उसको ना ही कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, ना ही सेटअप होगा अमलगमेटेड कंपनी के हाथों। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए कि प्रॉफिट मेकिंग जो कंपनी होती है उसको मर्ज होना चाहिए लॉस मेकिंग कंपनी के साथ, जिससे कि लॉस मेकिंग कंपनी का लॉस एडजस्ट हो जाए प्रॉफिट वाली कंपनी के साथ। उसके बाद अमलगमेटेड कंपनी शुड गिव शेयर्स इन ल्यू ऑफ शेयर्स, यानी जो नई कंपनी है अमलगमेटेड कंपनी,
वो जो शेयर होल्डर पुरानी कंपनी के है, अमलगमेटिंग कंपनी के, अब नई कंपनी को शेयर्स देने पड़ेंगे, शेयर्स के बदले शेयर्स मिलने चाहिए उनको। अमलगमेटेड कंपनी जो है नई कंपनी, वो शेयर्स के बदले शेयर्स देगी, शेयर्स के बदले शेयर्स देगी, मतलब कंपोजिट कंसीडरेशन नहीं देगी। ऐसा नहीं कि आप शेयर्स के बदले आप डिबेंचर दे देते हो, आप कुछ कैश दे दिया, कुछ शेयर्स दे दिया ना, शेयर्स के बदले शेयर्स दिया जाएगा अमलगमेटेड कंपनी द्वारा, तभी इनको टैक्स इंसेंटिव अलाउ होंगे, अदरवाइज टैक्स इंसेंटिव्स अवॉइड ये नहीं कर सकेगी अमलगमेटेड कंपनी। तो ये था बच्चों अमलगमेशंस के ऊपर एक लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है डीमर्जर का, वो भी अगर आपकी रिक्वेस्ट हुई, कमेंट हुई तो बना देंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।